वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इसे किस सेमेस्टर में, किस ईयर में या फिर किस कोर्स के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है एंड आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है देन ये वीडियो आपके लिए है। देखिएगा, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और ये जो 5 यूनिट्स है वो फर्दर डिवाइड की गई है छोटे छोटे लेसन्स में। तो फर्स्ट यूनिट एक लेसन में डिवाइडेड है और उस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है उसके कुछ पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट एक वीडियो बना ली है और हमने उसका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। फिर हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का भी जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज यूनिट नंबर 2 का थर्ड लेसन कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिएगा, यूनिट नंबर 2 का जो नाम है वो है कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। लेसन नंबर 3 है कि इम्पैक्ट किस पे था, एग्रीकल्चर पर, लैंड रिलेशन पर, इंडस्ट्री पर और इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण पर। तो इनके बारे में हम बेसिकली आज जानेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है। और देखिएगा, अब यूनिट्स जो है वो डिवाइड की गई है लेसन में। तो मैंने ना जो लेसन्स कवर करवाए हैं वो बेसिकली 30 मिनट 35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो में कवर करवा दिए गए हैं। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि इतना ही पढ़ना है हमें, तो देखिएगा आपको पूरा ही जो सिलेबस है वो नहीं पूछा जाएगा। आपको इस सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो नोट्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। आपका जो इस लेसन का सिलेबस है वो लगभग 80% सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा। और एक रीडिंग अगर आप SOL के द्वारा जो आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वहाँ से पढ़ लेंगे देन आपका सिलेबस कवर है एंड दैट्स इट। आपको वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 250 से 300 वर्ड एक्सट्रीम, अगर बहुत ज़्यादा आपको लिखना है तो 250 से 300 वर्ड आपको लिखने हैं एंड दैट्स इट। अगर आपने ये वर्ड्स भी लिख लिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप बोलते हैं ना कि 10 CGPA 9 8 CGPA कैसे लाओ, तो ये आपको इतने वर्ड्स लिख के लाने हैं, आपको पेजेस नहीं भरने। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉलोनियल रूल के इम्पैक्ट की कि भाई इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट आया। तो देखिएगा क्या था कॉलोनियल रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, लैंड रेवेन्यू एंड सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने इसमें बेसिकली इसका जो मेजर रिसोर्स है या फिर सोर्स है इस PDF का वो आपका SOL का जो PDF प्रोवाइड करवाया जाता है ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की SOL डिपार्टमेंट के द्वारा, वहीं से मैंने मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्स वहीं से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या था कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो भारत में क्या था कि लोग साथ में मिलते थे, कम्युनल तरीके से सब लोग यहाँ पर खेती करते थे। अगर किसी एक को समस्या आती थी तो सारे साथ देते थे और यहाँ पर एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया कि भाई ये ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे, ब्रिटिशर्स कब आए 1600 में, ये हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है, उनके द्वारा जो अलग अलग कानून बनाए गए वो सब हमने देखा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसे लूटा जाए। तो भारत को लूटने के लिए इन्होंने क्या किया, रिजिड लॉज इंट्रोड्यूस किए, रिजिड मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। पॉलिसी कैसी कि भाई इन्होंने टैक्स इतना वसूला कि जितना वसूला जा सकता था। इन्होंने टैक्स मतलब कि अगर आप 5 रुपए कमा रहे हैं और आपका खर्चा, घर का खर्चा 4 रुपए हो जा रहा है इवन, फिर उसके बाद आपके पास 1 रुपए बचता है और इनको अगर टैक्स के रूप में 2 रुपये चाहिए थे, तो उन्होंने बोला कि आप 1 रुपया किसी से मतलब ब्याज पे लेकर भी 2 रुपये करके पूरा टैक्स मतलब कंप्लीट भरो। तो इन्होंने इतनी रिजिड पॉलिसीज बनाई जिसके कारण भारत के जो गरीब किसान थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें एक एक्ट आया या फिर एक सेटलमेंट सिस्टम आया जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 के नाम से जाना जाता है। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो 1793 यानी कि 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था।
अब यहाँ पर क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट कवर्ड कर ली गई थी। कौन से क्षेत्रों में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले ये था कि भाई जो सेटलमेंट सिस्टम या फिर टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसमें किसान डायरेक्टली भी टैक्स देते थे। लेकिन अब परमानेंट सेटलमेंट टैक्स में क्या हुआ, एक जमींदार को इंट्रोड्यूस किया गया, लैंडलॉर्ड को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक जमींदार जो बिचौलिए होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि भाई आपके पास ये विलेज है और इस विलेज से आप सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे। कि भाई अब मान लीजिएगा कि ये एक ऑफिशियल व्यक्ति हो गया, आप यहाँ से सारा टैक्स कलेक्ट करेंगे इस गांव के, इस विलेज के किसानों से, एंड देन आप इसे हमें प्रोवाइड करेंगे कि भाई गांव के किसानों से, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने देना था। पर अब यहाँ पर क्या शर्त थी कि भाई ये शर्त जो थी ये थी कि इनको ना टैक्स कलेक्ट करना था एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक, कि अगर उस डेडलाइन तक आपने, एक कहते हैं सूर्यास्त थियरी इन्होंने प्रस्तुत की थी कि अगर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा जमींदार तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जमींदार की जितनी भी जमीन है वो छीन ली जाएगी उससे, क्योंकि वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाया एक पर्टिकुलर डेट तक, और उस जमीनों को छीन कर उसको बेचा जाएगा। जो ज्यादा दाम लगाएगा वो उसे खरीद लेगा। तो इस तरीके का यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, टेनेंसी इनसिक्योरिटी होने लग गई। कि क्यों भाई? अब देखिएगा, अब ये जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, उसके ऊपर तो एक दबाव है कि भाई इसे एक पर्टिकुलर डेट तक अपना जो टैक्स है वो कलेक्ट करना है गरीब किसानों से। अब अगर ये टाइम पर कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी इसके लिए। तो ये क्या करता था, अपने साथ ना ये लठैत रखता था, मतलब कुछ लोग होते थे जिनके हाथ में लठ होती थी, एंड वो किसानों के पास जाते थे, जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करते थे। अब ये भी मुसीबत में फंसा हुआ किसान भी, क्योंकि किसान की इतनी आय नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, जबरदस्ती किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। यहाँ पर टेनेंसी इनसिक्योरिटी आने लग गई कि भाई जो गरीब किसान थे वो भाई मनी लेंडर्स के पास जाने लग गए, बड़े बड़े चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्होंने पैसे लिए और टैक्स भरा। अब यहाँ पर क्या था कि जो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट थी इसमें क्या था, स्टेगनेंट थी। कि भाई जो गरीब किसान थी उनकी आय जो थी, इनकम थी, वो मान लीजिएगा 5 रुपए थी। अब यहाँ पर आय 5 रुपए है, लेकिन टैक्स क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, हर समय बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो गरीब किसान थे वो टैक्स के जो भार था उसे झेल नहीं पाए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखा गया कि एग्रेरियन स्टैग्नेशन के दबाव में दब गए। बहुत सारे लोगों ने किसानी छोड़ दी और मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। फिर बारी आती है रियायतवाड़ी सिस्टम की। अब रियायतवाड़ी सिस्टम जो था वो सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा डोमिनेंटली था, जैसे कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में ज़्यादातर, और कुछ पार्ट्स ऑफ असम। तो अब इस मैकेनिज्म में क्या था कि इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया था, और जो टैक्स था वो डायरेक्टली इंडिविजुअल कल्टीवेटर से कलेक्ट किया जा रहा था, जिसे रियायत कहा जाता था। अब यहाँ पर क्या था कि देखिएगा, हालांकि यहाँ से जमींदारी जो सिस्टम था, जैसे कि यहाँ पे जमींदार जाएगा किसानों के पास एंड टैक्स कलेक्ट करेगा, तो किसानों और ब्रिटिशर्स के बीच से रियायतवाड़ी सिस्टम में से हटा दिया गया था जमींदार को। लेकिन यहाँ पर क्या था कि रेवेन्यू रेट्स जो थे वो एक्सेसिवली रिजिड थे, कि आप अगर 10 रुपए कमाते हैं, मैं यहाँ पर छोटी संख्या ही ले रहा हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 5 से 6 रुपए आपको टैक्स ही भरना है, बाकी बचा 4 रुपए। वो 4 रुपए क्या करना है आपको, अपना घर चलाना है, खेती में कोई मतलब खाद लानी है, कोई दवाई छिड़कवानी है, वो सब इन 4 रुपए से ही आपको करना है। इनफ्लेक्सिबल कलेक्शन मतलब कि माफ कीजिएगा कि जो कलेक्शन थी वो डायरेक्टली कैश में होती थी, कि मान लीजिएगा कभी कभार कैश नहीं होता किसी के पास, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले कमोडिटी एक्सचेंज हो जाती थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, कैश में ही आपको टैक्स देना था। अगर मान लीजिएगा कि कोई बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, तो
तो अब बेचारा किसान कहाँ से लाएगा पैसे। फिर भी किसान को टैक्स देना पड़ता था, इन्हें जबरदस्ती भी देना पड़ता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वही सेम सीन यहाँ पर भी क्रिएट हो गया कि जो हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में देखा कि भाई अब टैक्स भरने के लिए क्या किया किसान ने कर्ज लिया बड़े जमींदारों से। तो उस चक्रवृद्धि जो कर्ज के मतलब दबाव था, भार था, उसमें छोटा किसान दबता चला गया। तो यहाँ से क्या हुआ, मनी लेंडर जो थे वो एक मतलब कि एक शक्तिशाली लोगों के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने कर्ज दिया एंड उस मतलब कि जो उसका धन था जो वो लाइक ब्याज के रूप में कमाते थे, वो उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात ये थी यहाँ पर कि जो ये किसान थे उनको एक और दबाव का सामना करना पड़ रहा था, वो था कैश क्रॉप फार्मिंग। अब कैश क्रॉप फार्मिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या था कि पहले क्या हुआ करता था हमारे भारत में कि पहले गेहूं, बाजरा, मक्का जैसी खेती हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडस्ट्रीज स्थापित की, तो उनको लगा कि भाई ये तो ठीक है, चलो बाजरा, मक्का वगैरह तो हम अपने वहाँ भी उगा सकते हैं, लेकिन ये जो कैश क्रॉप है जैसे कि इंडिगो, कॉटन, देन अदर जो क्रॉप्स है, शुगर कैन एक्सेट्रा, जिससे चीनी बनाई जा सकती है, मिल स्थापित की जा सकती है, तो ये भारत के किसानों से उगवाते हैं। तो उन्होंने ये यहाँ पर उगवाया और यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर भूखमरी होने लग गई, फेमाइन आने लग गए। बंगाल का फेमाइन जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर गए थे वहाँ। अब बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की। महलवाड़ी सिस्टम में हुआ क्या था, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जिन्हें NWF प्रोविंसेस कहा जाता है, पंजाब के कुछ पार्ट, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पर क्या था कि भाई जितने भी, मान लीजिएगा ये एक विलेज है, अब ये विलेज है, इसमें से इंडिविजुअल जो किसान है वो जाकर टैक्स नहीं पे करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडिविजुअल किसान नहीं जाएगा। ना ही यहाँ पर कोई मिडल में कोई व्यक्ति है जो अपने व्यक्तियों के साथ टैक्स कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, ये पूरा विलेज है एक, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये पूरा एक विलेज है। अब इस विलेज का एक होगा विलेज हेडमैन, ठीक है। अब इस विलेज का जो विलेज हेडमैन है इन सब से कलेक्ट करेगा, मतलब ये एक इंडिविजुअल के रूप में पूरे गांव के लोग एक साथ अपना टैक्स लाके एक जगह दे देंगे और वो टैक्स ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर लेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, कलेक्टिवली एंटायर विलेज जो था ये कलेक्ट करता था और फिर वो जाके टैक्स पे करता था किसी ब्रिटिशर्स को। तो इस सिस्टम को कहा जाता था महल, इसलिए इसे महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। और जो यहाँ पर विलेज हेडमैन हुआ करता था उसे लंबरदार या विलेज हेड के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पर क्या था कि भाई कलेक्टिव काउंसिल्स हुआ करती थी विलेज एल्डर्स की, वो साथ में बैठकर अपना जो कर है यानी कि जो टैक्स वगैरह है वो डिसाइड करते थे कि कितना देना है वो ये डिसाइड नहीं करते थे, लेकिन कैसे देना है ये सब डिसाइड करते थे कि भाई एट द एंड टैक्स तो इन्हें पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं पे करते तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत निर्दयी थे, वो इन पर अत्याचार करते, तो डेफिनेटली इनको पे करना था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो किसान थे इसमें से कुछ थे रिच और कुछ थे पुअर, कुछ गरीब तो कुछ अमीर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बराबर सभी को पे करना है। यहाँ पर विलेज को एक एंटिटी के रूप में देखा जा रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर 10 रुपए एक अमीर किसान पे कर रहा है तो 10 रुपए एक गरीब किसान भी पे करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिएगा अमीर किसान अगर 20 रुपए कमाता है, 10 रुपए अगर टैक्स के रूप में दे देता है तो उसे 10 रुपए अभी भी उसके जेब में है। लेकिन अगर गरीब किसान 10 रुपए ही कमाता है और 10 रुपए ही वो गरीब किसान पे कर देता है टैक्स के रूप में, तो गरीब किसान के पास अब बच्चा क्या, कुछ नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेल्थ डिस्पैरिटी थी वो यहाँ देखने को मिल गई, यहाँ पर रूरल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गई, यहाँ पर अब लैंडलेस लेबरर्स देखने को मिल गए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। फिर बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कमर्शियलाइजेशन होने लग गया। कमर्शियलाइजेशन कैसे होने लग गया, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई कि भारत में क्या हुआ करता था, पहले गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ जैसी खेती की जाती थी, ताकि अगर वो खेती की जा रही है तो उससे क्या होगा कि वो बेच तो सके, उससे थोड़ा मुनाफा भी होगा, साथ ही साथ उससे क्या है, जो गरीब किसान है वो अपना पेट भी पाल सके कि भाई राइस है एंड अदर जो चीजें हैं जो खाई जा सकती है घर में, कि कम से कम हम अपना पेट भर सकते हैं, राइस, व्हीट, देन बाजरा वगैरह, फूड ग्रेन्स जो था। तो यहाँ पर ये पहले उगाया जाता था भारत में। फिर अब अंग्रेजों को पता क्या लगा कि अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियोरी थी हमने पढ़ी है और इसमें भी हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने भारत में नील की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, कॉटन की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, शुगर कैन गन्ने की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, चाय की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सारी खेती थी, शुगर कैन, टी, जूट, ओपियम, इंडिगो, कॉटन, इन सब की खेती करके ये मतलब रॉ मटेरियल जो था बहुत ही प्रीशियस था, वो यहाँ से ले जाके ब्रिटेन अपनी फैक्ट्री में उसे बनवाते थे अच्छे से। अगर आप फॉर एन एग्जांपल आप अगर कॉटन उगाते हैं तो आपसे कॉटन ले लिया जाएगा सस्ते दामों में और ब्रिटेन में ले जाकर उसे एक कपड़े के रूप में भारत में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी फैक्ट्रीज में अर्निंग हुई, वो ज्यादा मुनाफा कमाए, और भारत से क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। अब यहाँ पर लोगों ने ये इंडिगो, कॉटन, ओपियम वगैरह उगाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी पर इसका असर पड़ा। अब जो गरीब लोग थे उनके लिए खाना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भूखमरी से डेथ हो गई, जिसे बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर देखिएगा एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया एंड यहाँ पर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। अब इम्पैक्ट की बात करें कि इम्पैक्ट ऑन लैंड रिलेशंस एंड राइज ऑफ रूरल इनइक्वालिटी। अब रूरल इनइक्वालिटी कैसे हुई, देखिएगा हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से इन्होंने भाई सब अलग अलग तरीके की इन्होंने सेटलमेंट, चाहे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, रेतवाड़ी सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया। एट दी एंड उनको करना क्या था, उनको करना था कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। तो अब इन्होंने क्या किया कि पहले क्या हुआ करता था कि भारत के जो लोग थे, भारत के जो किसान थे, वो साथ में मिलजुल कर अपनी जो खेती बाड़ी करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा तो उसकी जमीन हड़प ली जाएगी। तो अब यहाँ पर लोग जो थे वो इंडिविजुअली अपनी जो खेती कर रहे थे वो स्टार्ट कर दिया कि कहीं अगर मान लीजिएगा आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, आपका पार्टनर अगर टैक्स नहीं पे करता तो आपकी भी कंपनी डूब जाएगी। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं अपना अलग करूंगा, वो अपना अलग करेगा, क्योंकि उसके वजह से मैं क्यों दिक्कत में जाऊं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिविजुअल जो खेती थी वो स्टार्ट हो गई। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पोजेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, की छोटे छोटे फार्मर्स थे वो हाई टैक्स, रेक रेंटिंग एंड डेट फोरक्लोजर के दबाव में आकर उन्होंने जो कस्टमरी लैंड राइट्स थे वो छोड़ दिए। उन्होंने बोला अब रखना ही नहीं है इतना टैक्स भर भर के, मैं थक चुका हूँ और उल्टा कर्ज में डूब चुका हूँ। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ लैंडलेस एंड बॉन्डेड लेबर का। बॉन्डेड लेबर आप जानते हैं ना, बंधुआ मजदूरी, जहाँ पर एक मजदूर को कोई व्यक्ति अपने पास रख लेता है हमेशा के लिए और बोलता है कि चाहे मैं तुझे पैसे दूं या ना दूं, तू मेरे पास मजदूरी करेगा जीवन भर। तो यहाँ पर गरीब किसान जो थे वो अब क्या बन गए, बॉन्डेड लेबर, लैंडलेस लेबर बन के रह गए। रूरल अर्बन माइग्रेशन, अब यहाँ पर देखिएगा जब आपके पास खेत ही नहीं है, खेती बाड़ी ही नहीं कर पा रहे, तो अब आप क्या करोगे गांव में रह के। तो गांव से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया शहरों की तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्बन सेंटर ग्रो हुए। अब यहाँ पर वुमेन का मार्जिनलाइजेशन हुआ। क्या हुआ कि भाई अब देखिएगा ज्यादातर जो पुरुष थे वो बाहर चले गए कमाने के लिए कि भाई अब घर तो चलाना है, खाना तो खाना है। अब बचा कौन गांव में बची महिलाएं। तो अब इन महिलाओं ने अपने परिवार को पालने के लिए महिलाओं ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई। महिलाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली रही है इस भारत देश की। इतना प्यारा देश है हमारा कि जब भारत पर कभी भी
किसी भी प्रकार का संकट आया है तो महिलाओं ने और पुरुषों ने दोनों ने मिलकर उस संकट का सामना किया है। महिलाओं ने दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई और वो जिम्मेदारी थी अपना घर भी संभाला और अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए वो खेतों में कार्य यानी कि मजदूर के रूप में कार्य करने भी गई। अब इंडस्ट्री पर क्या इसका असर पड़ा? इंडस्ट्री पर बहुत असर पड़ा था। पहले क्या हुआ करता था कि भारत में खादी हुआ करता था, भारत की बहुत सारी इंडस्ट्री थी, जैसे कि अगर बात करें, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा होगा कि हम किस तरीके के हैंडलूम वगैरह बनाते थे। वहाँ पर हमें बहुत सारे आर्टिसनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, देन कॉटन, सिल्क एटसेट्रा, डेका मसलिन की जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट के इंडस्ट्रीज थी, उसे रूल कर दिया इन लोगों ने। वन वे फ्री ट्रेड कर दिया कि भाई जो ब्रिटिशर्स भारत में सामान भेजेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर भारत से कोई बना बनाया कोई माल अगर ब्रिटेन जाता है तो उस पर बहुत सारा टैक्स था, इसलिए ताकि ब्रिटिशर्स उसे खरीदे ही नहीं। यहाँ पर लोकल लाइवलीहुड को डिस्ट्रक्ट कर दिया इन्होंने। मशीन मेड जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। भारत में लोग हथकरघा से कार्य करते थे, हथकरघा से कपड़े बनाते थे। भारत में बुनकर समाज को कंप्लीटली इन्होंने खत्म कर दिया। आज अगर देखा जाए तो भारत में मुश्किल से आपको कहीं लोग मिलेंगे बुनकर समाज के, जिन्हें गुजरात में वनकर कहा जाता है, तो उस समाज के लोग आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे जो आज भी अपने जो प्राचीन जो कला थी उसके सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। देन कम्स ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में आप जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा, इसलिए इसमें हम सिर्फ ऊपर से मतलब कि हेडलाइन के थ्रू ही समझ रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी किसने दी थी? दादाभाई नारोजी ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, भारत में जो सरप्लस था वो उसका फायदा कहाँ पे इन्होंने यूज किया? होम चार्जेस में, कि जो कमाई हो रही थी भारत से उन्होंने भारत पर उसको खर्च नहीं किया, उन्होंने अपनी कंट्री में किया। कैसे? होम चार्जेस के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, पेंशन के रूप में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंपीरियल वॉर के लिए इन्होंने इन्हें यूज किया। देन वल्नरेबल रॉ मटेरियल्स जो थे जैसे कि कॉटन, जूट, मिनरल्स, वो सब इंडिया से एक्सट्रैक्ट किए गए, लूटे गए और ब्रिटेन भेजे गए। वहां से वो मतलब कि रेडीमेड बनकर इंडिया में बेचे गए। तो इन्होंने भारत को कुछ इस प्रकार से लूटा। अब बात करते हैं लिमिटेड एंड स्टर्न मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब देखिएगा क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उस समय हो रहा था, लेकिन वो कहाँ पर रहा था? वेस्टर्न कंट्रीज में। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत चालाक थे और उन्होंने क्या किया कि भारत को हमेशा डिस्करेज किया, डेलिबरेटली डिस्करेज किया कि भाई इंडिया में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन ना पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इंडिया के लोग जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, वो बहुत कार्य करेंगे और वो अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भारत के जो लोग थे वो करप्ट नहीं थे, बेईमान नहीं थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे। जो भ्रष्टाचार का कीड़ा भारत के लोगों को लगा है, सभी को नहीं लेकिन कुछ है उनको लगा है अगर, तो वो इन्हीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के कारण है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो टी के प्लांटेशंस इमर्ज हुए बंगाल, असम जैसे क्षेत्रों में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैपिटलाइजेशन तो हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका जो अपना पूरा बिजनेस था टी का, जूट का, वो अपने पास रखा। इनके द्वारा जो टी एक्सपोर्ट की जा रही थी ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, यूके में, उन पर तो इतने टैक्स नहीं थे, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज के जो लोग थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, इनके द्वारा अगर कुछ एक्सपोर्ट किया जाता था तो उस पर बहुत हायर टैक्सेस थे, जिसके कारण एट द एंड क्या होता था कि इंडिया के जो बिजनेसमैन थे वो टी, जूट जैसी जो खेती थी वो नहीं करते थे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे जंगल हुआ करते थे पहले, जहाँ पर अच्छी जो साल का एक पेड़ आता है वो उगा करता था, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि रेलवे का इनको एक्सपेंशन करना था। रेलवे का एक्सपेंशन क्यों करना था? भारत के लोगों के लिए नहीं, ताकि ये जो रॉ मटेरियल है, कॉटन वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके इजीली।
और अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उनके भी आवाजाही के लिए वो करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई वर्जिन फॉरेस्ट जो थे उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से लकड़ियाँ लाई गई, रेल की बोगियाँ बनाई गई, पटरी बिछाई गई। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो असम, बंगाल, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। तो वहाँ पर देखिएगा मोनोकल्चर प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि टी, कॉफी, रबर बनाने के लिए इन्होंने जंगलों को साफ करना स्टार्ट कर दिया। टिम्बर का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि टीक, जिसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, और सालसोरिया रोबस्टा। तो ऐसे पेड़ों की इन्होंने कटाई करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ब्रिटेन की नवल जो आर्मी थी, नेवी थी, उनके लिए शिप बिल्ड कर सके, अर्बन कंस्ट्रक्शन कर सके, इंपीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना सके। स्टेट फॉरेस्ट्री लॉ इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई लोकल कम्युनिटी जो है वो जंगलों में पेड़ों की कटाई नहीं कर सकेगी, हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कर सकेंगे। इसके लिए इन्होंने 2 कानून बनाए। पहला था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 एंड दूसरा था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। तो इसमें रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज को इंट्रोड्यूस किया गया है। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज एरिया, कि भाई जो माफ कीजिए, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें तो मतलब कोई नहीं कर सकता कुछ भी, कि खाली ब्रिटिशर्स ही उसमें अगर उनको कभी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पेड़ काटेंगे, अदरवाइज विलेजर्स विल नॉट बी अलाउड। और विलेज एरिया में था कि भाई विलेज जो है वहाँ पर जो विलेजर्स है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इन्होंने जूम खेती जो थी उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है उस पर रोक लगा दी, क्रिमिनलाइज्ड कर दिया इसे। देन इसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तबके थे, ट्राइबल कम्युनिटी थी, जिनको बहुत ही पीछे कर दिया, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अक्सर देखा जाता था कि वो झूम खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करती थी, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा झटका लगा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि रिवॉल्ट हुआ, एक इग्नाइटिंग फियर्स था कि भाई कैसे आप हमें हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उससे वंचित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विद्रोह देखे गए, ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखे गए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भाई मोनोकल्चर, सॉइल डिप्लेशन, यहाँ पर कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो, कॉटन जैसी खेती की गई, जहाँ पर पानी एंड जो कीटनाशक है उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे सॉइल डिप्लेट होना स्टार्ट हो गई। माइनिंग और वाटर डिस्ट्रप्शन, अब माइनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कारण क्या हुआ, सैलिनाइजेशन बढ़ा, कि जो मिट्टी थी उसकी जो उर्वरकता थी वो खत्म हो गई। बायोडाइवर्सिटी लूज हो गया, जिसके कारण कि भाई जो नेचुरल जो फ्लावर्स भारत में पाए जाते थे वो खोने लग गए। तो ये सब था जो इम्पैक्ट था भारत पर इन ब्रिटिश पॉलिसीज का। ये कुछ ग्लॉसरीज है, जो कुछ वर्ड्स है, अगर आपको समझ ना आए हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।